यह लेक्चर रेनेसां पीरियड के बारे में है, जिसको एंड ऑफ मेडिवलिज्म भी बोला जाता है या मेडिवल पीरियड जो था उसका एंड बोला जाता है, और बोला जाता है कि मॉडर्न इंक्वायरी यहीं से शुरू हुई। ठीक है, तो अगर हम इसका टाइमलाइन देखें तो यह 1300 से 1600 के बीच का जो पीरियड है, इसको यूरोपियन जो हिस्ट्री है इसको हम लोग रेनेसां से रिलेट करते हैं। अगर लोकेशन वाइज देखें तो लोकेशन वाइज इसकी शुरुआत जो है इटली में हुई थी, और फिर रेस्ट ऑफ द यूरोप में ये यहीं से फैला। तो इटली जो है वो फर्स्ट लोकेशन है जहाँ से कि रेनेसां की शुरुआत हुई है। और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि इटली से ही शुरुआत क्यों हुई। इसको हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेनेसां का आखिर मतलब क्या है। तो रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ। तो रीबर्थ किस सेंस में? रीबर्थ इस सेंस में कि यह वह पीरियड है जब यहाँ हिस्ट्री को वापस से, किसी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री को वापस से बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा गया और पढ़ा गया। और यह हिस्ट्री थी ग्रेको रोमन हिस्ट्री, ग्रीक की, एंशियंट ग्रीक की हिस्ट्री एंड रोमन एम्पायर की हिस्ट्री। तो इस हिस्ट्री को वापस से जो है मेडिवल पीरियड के बाद वापस से इंटरेस्ट के साथ देखा गया, वापस से पढ़ा गया, इसीलिए इसको रीबर्थ कहते हैं। एक तरह से रीबर्थ ऑफ ग्रेको रोमन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो इसमें मेन क्या था रीबर्थ में कि सबसे पहले जो भी इस एरिया के एकेडमिशियंस थे या लिटरेट पर्सन थे या जो भी मर्चेंट थे, इनका इंटरेस्ट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में काफ़ी बढ़ गया। उस समय की बुक्स पढ़ी जाने लगी, उस समय का आर्किटेक्चर समझा जाने लगा, उस समय के फिलॉसफी को पढ़ा जाने लगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाने लगा। तो यह रीबर्थ जो है उस सेंस में है। हालांकि रेनेसां केवल यहीं तक लिमिट नहीं रह गया है। ये जो इंटरेस्ट था ग्रेको रोमन में, उससे एक नए टाइप की क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर जन्म हुई, जिसको ग्रेको रोमन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी बोलते हैं, कि हर चीज़ के पीछे जो है कारण खोजना कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड दिस लेड टू मैनी न्यू डेवलपमेंट्स। तो एक सेंस में जहाँ की यह रीबर्थ है बिकॉज वी आर अगेन रिविजिटिंग हिस्ट्री, उसी सेंस में, दूसरे सेंस में एक तरह से इसमें काफ़ी न्यूनेस भी है, क्योंकि ये केवल अपने आप को ग्रेको रोमन इंक्वायरी तक ही लिमिटेड नहीं रखा है, क्योंकि इट हैज़ गिवन मैनी न्यू डायमेंशंस टू आर्ट, कल्चर, साइंस एंड डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो इसमें जहाँ की रीबर्थ या रिविजिटिंग का कॉन्सेप्ट है, वहीं पर यहाँ पर इनोवेशन भी इंगेज्ड है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, और ख़ास कर कर इसकी शुरुआत इटली में ही क्यों हुई। तो हम लोग ऑलरेडी जब मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री देख रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड, क्रूसेड के ड्यूरेशन में एक अच्छा खासा ट्रेड लिंक इस्टेब्लिश हो गया था बिटवीन यूरोपियन वर्ल्ड एंड अरब वर्ल्ड। तो क्या हो रहा था, इटली उसके क्रॉस सेंटर पर था। तो इटली से क्या हो रहा था, इसके कारण से इटालियन ट्रेडर्स जाकर अरब से स्पाइसेस, सिल्क या जो भी खास करके ईस्टर्न वर्ल्ड का जो काफ़ी लग्जूरियस आइटम है या जो काफ़ी डिमांड में आइटम रहते थे, ठीक है, वो सारे वहाँ से इकट्ठा कर कर इटली लाते थे, और फिर इटली से ये अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट करके, रीट्रेड करके ये बाकी के वेस्टर्न वर्ल्ड में भेजते थे। तो कहीं ना कहीं इटली इस ट्रेड के कारण प्रॉस्परस बन गया, और इटली के अंदर कई सारे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेल डेवलप्ड अर्बन एंड रिच सेंटर्स डेवलप किए। जस्ट फॉर एग्जांपल वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस। तो ये सारे इटली में सेंटर्स बन गए जो कि काफ़ी रिच थे, और मर्चेंट यहाँ पर काफ़ी डोमिनेंट थे। इसके अलावे इटली में एक और चीज़ था कि इटली में कोई भी सेंट्रलाइज किंगडम डेवलप नहीं हुआ था, जैसा कि इंग्लैंड और फ्रांस में एट द एंड ऑफ मेडिवल वर्ल्ड हो गया था।
और नोबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, और मर्चेंट के काफ़ी प्रॉस्परस होने के कारण यहाँ पर कई सारे जो सिटी स्टेट्स बन गए थे, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स बन गए थे, उन पर कहीं ना कहीं पावर में भी काफ़ी कुछ सेइंग जो है इन मर्चेंट्स का हुआ करता था। मर्केंटाइल पावर एक तरह से डेवलप हो रहा था। और ये जो मर्चेंट्स थे, ये चूंकि नोबिलिटी तो थे नहीं कि इनके पास अपने एक्सेलेंस को शो करने का कोई और तरीका हो, तो कहीं ना कहीं ये जो रिच मर्चेंट्स जो इस ट्रेड के कारण फ्लोरिश किए थे, उन्होंने अपने एक्सेलेंस को दिखाने के लिए आर्ट या पेंटिंग एक मीडियम चुना, या ये जो रेनेसां पीरियड के जो भी एकेडमिशियंस थे उनको पैट्रोनेज देना अपने आप में एक तरीका चुना जिसके थ्रू वो अपने ग्रेटनेस को एक्सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो पैट्रोनेज है, शुरुआती पैट्रोनेज जितना भी रेनेसां पेंटर्स वगैरह को मिला है वो सारा खास कर इटली में मर्चेंट कम्युनिटी ने दिया है। और ये मर्चेंट कम्युनिटी इसलिए ये पैट्रोनेज दे पा रही थी क्योंकि यहाँ पर ट्रेड के कारण काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस ट्रेड ने और इस पैट्रोनेज ने इनिशियल फेज ऑफ रेनेसां को डेवलप करने में काफ़ी मदद किया। इसके साथ एक और चीज़ है कि जब लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड था तो उस वक्त ऑटोमन टर्क्स ने बायजेंटाइन एम्पायर को हराकर कॉन्स्टेंटिनोपोल में कब्जा कर लिया। अब जब ऐसा हुआ तो वहाँ के जितने भी क्रिश्चियन स्कॉलर्स थे वो वहाँ से भागकर आकर इटली में बस गए। और उन सारे स्कॉलर्स ने भी रेनेसां पीरियड के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद किया। इसके अलावे एक और जो चीज़ जो स्पेशल थी इटली के बारे में, कि इटली इटसेल्फ वाज सेंटर ऑफ ग्रेको रोमन एम्पायर इन पास्ट। तो क्या है कि आपको अगर ग्रेको रोमन एम्पायर को रिविजिट करना है तो इटली से बढ़िया जगह कुछ हो नहीं सकती है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट लुक अराउंड और आपको जो है रोमन एम्पायर के सारे रिमेन्स, बुक्स वगैरह आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये जो पुराना सेंटर है, ओल्ड सेंटर ऑफ रोमन एम्पायर, इन सब के अलावे एक और चीज़ सोचने वाली है कि जब भी ट्रेड होता है तो ट्रेड के साथ क्या होता है, आइडियाज़ भी मिलते जुलते हैं, और अर्बन सेंटर्स में भी आइडियाज़ काफ़ी प्रॉस्पर करते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग इन्वायरमेंट था जिसका इटली एक सेंट्रल पॉइंट था बिटवीन ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, तो उसके साथ साथ यह एक कॉन्फ्लुएंस जोन आइडियाज़ का भी बन गया था जहाँ ईस्टर्न आइडियाज़ वेस्टर्न आइडियाज़ से मिल रहे थे। तो ये भी जो ये मिक्सिंग ऑफ आइडियाज़ है, ये जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ है, उसने भी रेनेसां पीरियड में लोगों के दिमाग को एक्टिवली थिंक करने के लिए, नए तरीके से सोचने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में अट्यून किया। ये तो कारण हो गए कि इटली में क्यों रेनेसां पीरियड की शुरुआत हुई। इसके अलावे हम अदर रीजन्स अब देखेंगे कि और भी क्या रीजन्स थे जिसने कि रेनेसां को पीरियड को स्टार्ट करने में मदद किया। अदर रीजन्स में जस्ट लाइक इटली में ट्रेडिंग कम्युनिटी या मर्केंटाइल कम्युनिटी ने पैट्रोनेज दिया था। अगर हम बात करें जब इटली से बाकी के वेस्टर्न पार्ट में, बाकी के यूरोपियन पार्ट में जब स्प्रेड होना शुरू हुआ तो वहाँ पर ये पैट्रोनेज जो है कहीं ना कहीं राजा लोगों ने दिया है। इसके अलावे प्रिंटिंग प्रेस का रोल, प्रिंटिंग प्रेस के रोल को भी कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के कारण क्या था, फास्ट पेस में बुक्स पब्लिश होना या पैम्पलेट्स बनना शुरू हो गया। तो अब जो भी आइडियाज़ बिल्डअप हो रहे हैं, अगर वो स्प्रेड नहीं करेगा
तो फिर बाकी के एरियाज में रेनेसां कैसे आएगा? प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग ने उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर दी थी, जिसके कारण क्या था, बहुत फास्ट पेस में बुक्स वगैरह या जो भी प्रिंटिंग का सामान है वो पब्लिश हो रहा था। तो जो एक जगह का आइडिया है वो इजीली बाकी के पार्ट्स में भी पैरेलली अवेलेबल हो रहा था। तो इस चीज़ ने भी कहीं ना कहीं रेनेसां के आइडियाज़ को बाकी के एरियाज़ में कैच करने में काफ़ी मदद की। इसका यूज़ खास करके हम देखेंगे रिफॉर्मेशन के केस में, जब मार्टिन लूथर के पैम्पलेट्स वगैरह थे या जो उसका थेसिस वगैरह था, वो वर्ल्ड के बाकी के पार्ट में या यूरोप के बाकी के पार्ट में थ्रू प्रिंटिंग प्रेस जो है डिसेमिनेट हुआ। और ये आइडिया उसका जो मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंटिज्म का था वो काफ़ी मार्केट कैप्चर किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम देखते हैं। इसके अलावे अगर हम देखना चाहें तो हम ये भी देखते हैं कि मिडिल एजेज में यूरोप, खास करके लास्ट ऑफ द मिडिल एजेज में यूरोप ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। यूरोप में प्लेग आया था, यूरोप में 100 ईयर्स ऑफ वॉर हुआ था और लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफ़र किया था। तो इस सफरिंग को भूलने के लिए कहीं ना कहीं वो जो है लाइफ को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। और रेनेसां जो है एग्जैक्टली उन्हें वही देता है। रेनेसां गिव्स देम पावर टू सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी, रेनेसां गिव्स देम पावर टू सेलिब्रेट दिस वर्ल्ड। ह्यूमन चीज़ को, नेचर को एंजॉय करने के लिए प्रमोट करता है। मेडिवल पीरियड थियोक्रेटिक था और वहाँ कहीं ना कहीं हमेशा कंसर्न गॉड या एक हमेशा रिलीजियस टोन हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का था। जबकि रेनेसां talks about this world. Renaissance talks about sensuality. Renaissance talks about what human needs are, what human values are, what is right and wrong in terms of what is right and wrong in this world itself. तो अदर वर्ल्डली कंसर्न या एसेटिज्म जो है, जो मिडिल पीरियड का था, मेडिवल पीरियड का था, वो कहीं ना कहीं चला गया। तो ये जो डिज़ायर टू सेलिब्रेट ह्यूमन स्पिरिट एंड लाइफ, ये कहीं ना कहीं जो मेडिवल पीरियड का एंड का जो प्लेग और 100 ईयर्स ऑफ वॉर था उसके कारण भी था। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों रेनेसां ने इतनी जल्दी जो है सब लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर किया। अब हम आते हैं इसके अलग अलग एस्पेक्ट को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश करेंगे कि रेनेसां पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस पीरियड का है वो है क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म का यहाँ पर मतलब है कि ये पीरियड ऐसा पीरियड था जब लोगों ने वापस से अर्लियर टाइम के ग्रेट ग्रीक पीरियड एंड रोमन पीरियड के मैन्युस्क्रिप्ट्स को वापस देखना शुरू किया, उनके आर्किटेक्चर में वापस इंटरेस्ट लेना शुरू किया और कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करने लगे, उसकी फिलॉसफी को समझने लगे। ठीक है, लाइब्रेरीज, मोनेस्ट्रीज, जहाँ जहाँ पुरानी बुक्स मिल सकती थी क्लासिकल राइटर्स की, उसको वो लोग रैंसैक कर रहे थे, खोज रहे थे, मतलब पर्पसफुल्ली उसको एडमायर कर रहे थे और उसके बेस्ट फीचर को अपने इसमें सिस्टम में इम्बाइव कर रहे थे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लासिसिज्म, कि रिवाइवल ऑफ ओल्ड ग्रेको रोमन कल्चर इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिसिज्म एंड यही जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही इसके नाम को रीबर्थ का नाम देती है, बिकॉज देयर वॉज एन इंटरेस्ट इन द पास्ट। ये एस्पेक्ट हम लोग समझ गए। अब जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट देखने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है ह्यूमनिज्म। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन फॉर ह्यूमनिज्म। व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म का मतलब है कि जहाँ मेडिवल पीरियड में थियोक्रेसी इंपॉर्टेंट था, रिलीजन इंपॉर्टेंट था, हर एक चीज़ को आप जो है गॉड या बाइबल के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश करें, वहीं ह्यूमनिज्म बिलीव्स दैट कि हमारा जो धरती पर एग्जिस्टेंस है दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ह्यूमन पोटेंशियल को दबाया नहीं जाएगा, ह्यूमन पोटेंशियल में फेथ किया जाएगा कि ह्यूमन कैन अचीव एनीथिंग। ह्यूमन पोटेंशियल एंड अचीवमेंट का जो ये विश्वास है, दिस इज ह्यूमनिज्म।
इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। ह्यूमन इंटरेस्ट क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को भी पढ़ा जाएगा। ह्यूमन डिजायर्स क्या हैं, ह्यूमन नीड्स क्या हैं, सेंसुअल नेचर जो है ह्यूमन का, वो सारी चीज़ों को वापस से रिवाइव करके उसको सेंट्रल पॉइंट ह्यूमन इंटरेक्शन का बनाया जाएगा। ठीक है, इससे ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी होगी, इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस बढ़ा, इंडिविजुअल इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं इसको हम लोग ह्यूमनिज्म बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये बिलीफ लाना, अगर आप लाइफ इंजॉय कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गॉड को ऑफेंड कर रहे हैं, जो कि मिडिवल पीरियड का बिलीफ था, तो वो सारे बिलीफ लाए गए वापस से। ठीक है, कहीं ना कहीं सोसाइटी का आउटलुक जो है अदर वर्ल्डली की जगह दिस वर्ल्डली एंड सेकुलर हो गया, तो दिस कैरेक्टर इज नोन एज ह्यूमनिज्म। ठीक है, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें देखने को मिलता है रेनेसां पीरियड की पेंटिंग में। आप मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स देखिएगा तो पिक्चर्स आर रियलिस्टिक, दे आर नॉट मेड फॉर द टू प्लीज द गॉड, दे आर मेड टू प्लीज ह्यूमन आइज, दे आर मेड टू बी परफेक्ट। ह्यूमंस के पिक्चर्स बनेंगे, ह्यूमन का स्कल्पचर बनेगा, लाइफ लाइक साइज इमेज स्टैचूज बनेंगी। ठीक है, तो वो जो ब्यूटी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस पीरियड में देवी देवताओं या गॉड्स के इमेजेस बनना बंद हो गए, बल्कि कहीं ना कहीं पोप और जो बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने भी अपने कैथीड्रल्स में या अपने चर्चेस में कई सारे पेंटिंग्स बनवाई रेनेसां पेंटर से, बट कहीं ना कहीं उनका पर्पस ब्यूटीफाई करना था, उनका पर्पस जो लोग आ रहे हैं चर्च के अंदर उनको प्लीज करना था या उसको इंजॉय करना था लाइफ को, उसका पर्पस भगवान को खुश करने का नहीं था, कहने का ये मतलब है। तो ये जो ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन प्लीजिंग, ह्यूमन पोटेंशियल में बिलीव कि ह्यूमन कैन अचीव एनीथिंग, ठीक है, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर हम दिमाग लगाएं तो कुछ भी कर सकते हैं, ये सारा जो है दिस इज ह्यूमनिज्म, और ये इस पीरियड का जो है सेंट्रल फीचर है। और इसी से नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है रेनेसांस मैन का। तो रेनेसांस मैन कौन है? उस वक्त लोग इतने ज़्यादा ह्यूमन पोटेंशियल में बिलीव करते थे कि उनका ये बिलीव था कि ह्यूमन कैन डू एनीथिंग टाइप का। ठीक है, दे कैन मास्टर ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ स्टडी। तो आप ऐसे पाएंगे लोगों को जो कि एक ही टाइम पर पेंटर भी हैं, स्कल्प्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हैं। आप अगर देख लें जो फेमस पर्सनालिटी है इस पीरियड की, फॉर एग्जांपल लियोनार्डो द विंसी, वो पेंटर था, स्कल्प्टर था, इन्वेंटर था, साइंटिस्ट था, एंड इन अ सेंस ही वाज ट्रू रेनेसांस मैन, क्योंकि वो अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ जो ह्यूमन अचीवमेंट होता है सब में वो एक्सेल कर रहे थे। मल्टी फेसेड डायमेंशन जो ह्यूमन का होता है, टैलेंट का जो होता है, वो हमें देखने को इस पीरियड में मिलता है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारा क्यों हो पा रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्रेको रोमन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ग्रेको रोमन स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिसिज्म, उसका ग्रोथ हो रहा था। साइंटिफिक बिलीफ, किसी चीज को आउटवर्डली बाइबल में दिया हुआ इसलिए नहीं मान लेना, बल्कि उसको प्रूव करना, उसको मेजर करना, उसको एक्सप्लोर करना। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे थे। ठीक है, और ये जो साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक इंटेलेक्ट है, ये कहीं ना कहीं दो तीन सेंस में मदद करता है। इस पीरियड में अगर आप देखेंगे कई सारे इन्वेंशन हुए हैं। ठीक है, मेडिसिन में हुए इन्वेंशन, एस्ट्रोनॉमी में इन्वेंशन हुए हैं, कैलेंडर्स वगैरह का खोज हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस, गन पाउडर, टेलीस्कोप, कंपास। ठीक है, ये सारी साइंटिफिक इंक्वायरी है। इसके अलावा कुछ और भी साइंटिफिक इंक्वायरी है। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे जियोसेंट्रिक व्यू से हीलियोसेंट्रिक व्यू पर जाना, ये बिलीव कि धरती जो है सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, से सन सेंटर ऑफ प्लानिटरी सिस्टम है, ये बिलीव पे जाना। इसमें जैसे कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो का जो रोल है, ठीक है ना, ये सारा भी कहीं ना कहीं इस ग्रेको रोमन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी से आता है। तो इसका एक तो हो गया इन्वेंशन,
दूसरा हम देखते हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, लोग एक्सप्लोरर बन गए, एक्सप्लोर करके इन लोगों ने, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो वास्को डिगामा जो है 1498 में इंडिया के कालीकट पहुंचा, फिर कोलंबस जो है कैरेबियन में पहुंच गया वहाँ, हालांकि उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया है। तो इस पीरियड में काफ़ी सारे एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने कि न्यू न्यू एरियाज़ को, न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया। और इसी एक्सप्लोरेशन के कारण इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी हुआ कि अर्ली फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन जो हम देखते हैं, चाहे आपको अमेरिका का हो, बोथ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का, अमेरिका, अफ्रीका का स्लेव ट्रेड, तो ये सारा नेगेटिव एस्पेक्ट है। बट कहीं ना कहीं ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है वही इनको एक्सप्लोर करने के लिए ले गई। और ऑब्वियसली इट वाज एडेड बाय द इन्वेंशंस लाइक मैप का खोज होना, टेलीस्कोप का खोज होना, कंपास का खोज होना, इन सब से मदद मिला। बट कहीं ना कहीं ये जो इनका स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है दैट टुक हिम, मतलब टुक ह्यूमंस टू फार। ठीक है, तो ये एक्सप्लोरेशन वाला फेज हो गया। हम कह सकते हैं कि इस एरिया, इस टाइम पर जो आर्ट है हमारा, उसमें हमें ग्रेटनेस देखने को मिलता है। चाहे वो पेंटिंग हो, इस समय का आर्ट जो था एक्सक्विजिट है। ठीक है, और यही जो है इस टाइम की सबसे बड़ी खासियत है। तो रेनेसां पीरियड, हालांकि इस पीरियड के बाद हमें जो है इनलाइटनमेंट भी पढ़ना है। इनलाइटनमेंट पीरियड में खास करके साइंटिफिक डिस्कवरीज, फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, एथिक्स, इन सब पर ज़्यादा काम होगा। बल्कि उसके कंपैरिजन में रेनेसां में उन चीज़ों पर, जैसे इन्वेंशन, एक्सप्लोरेशन, ये सारा है, बट मेन फोकस जो है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है। आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में कई सारे एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। वो ये देखने को मिलता है कि इस पीरियड में नेचुरलिस्टिक ह्यूमन प्रेजेंटेशन, एकदम प्रोपोर्शन में दिखाना, फिजिकल ब्यूटी के साथ दिखाना, पेंटिंग बनाते वक्त पर्सपेक्टिव का यूज़ करना, सेक्युलर पेंटिंग्स बनाना। ठीक है, कई सारे साइंटिफिक पेंटिंग, फॉर एग्जांपल आपने लियोनार्डो का वो जो ह्यूमन का देखा होगा फोटो, जिसमें कि सर्कल के अराउंड एक ह्यूमन टंगा रहता है, तो उस तरह के पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। आर्किटेक्चर में वापस से ग्रेको रोमन आर्किटेक्चर का रिवाइवल होना, उससे इंस्पिरेशन लेना। ठीक है, सेक्युलर होने के कारण पेंटिंग्स क्या हो गई, प्रोमिनेंट जो सिटीजन्स हैं उनकी पेंटिंग्स बनने लगी। पहले जहाँ पेंटिंग का पर्पस होता था स्पिरिचुअल आइडियाज़ को कन्वे करना, अब जो है फिजिकल ब्यूटी पे भी ध्यान दिया जाने लगा। साथ में पर्सपेक्टिव क्या होता है कि दूर, एक ही पेंटिंग में दूर के ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाना और पास के ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना। ऑयल पेंट्स स्टार्टेड बीइंग यूज, विच वॉज टोटली न्यू आइडिया। साथ में क्या है, आर्किटेक्चर में जैसे मैं बात कर रहा था कि गोथिक आर्किटेक्चर को रिप्लेस करके, मेडिवल पीरियड इज आइडेंटिफाइड विद गोथिक आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर को रिप्लेस करके ग्रेको रोमन टाइप का आर्किटेक्चर बनाना। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये कहीं ना कहीं हमको जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइंस का डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी देख रखा है, कई सारी डिस्कवरीज, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी बढ़ेगी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बनेगी, एक जस्ट किसी चीज़ को फेस वैल्यू पे नहीं लेना बल्कि उसमें रिसर्च करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो साइंस का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं इस पीरियड के। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि रिलीजन का रोल घटना और रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन हम लोग अलग से देख रहे हैं। सिंपल रिफॉर्मेशन का ये आइडिया है कि धीरे धीरे जो क्रिश्चियन कैथोलिक जो सिस्टम था वो डिक्लाइन कर रहा था, उसके अंदर कई सारी एब्सर्डिटी आ गई थी और उसको चैलेंज कर रहे थे उस वक्त के थिंकर्स, और उसमें मार्टिन लूथर लीडर हैं। और कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी स्प्लिट हो जाती है, एक रोमन कैथोलिक बन जाते हैं और जो उनका विरोध कर रहे थे वो प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं और वो एक सेपरेट आइडेंटिटी कर लेते हैं। काफ़ी दोनों के बीच में टेंशन भी रहता है बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथोलिक, बट प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो अच्छे से ग्रो करता है इस पीरियड में। और उसके काउंटर में मजबूरी में खुद जो है क्रिश्चियनिटी को, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को खुद से इंटरनल कई सारे रिफॉर्म करने होते हैं।
तो ये सारे कैरेक्टर भी हमको देखने को मिलते हैं इस पीरियड के। तो जब अब हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, तो जस्ट अगर हमें नटशेल में बोलना हो तो हालांकि हम रेनेसांस को रीबर्थ बोल रहे हैं या एक सेंस में हम रिवाइवल बोल रहे हैं, एंड रिवाइवल ऑफ ग्रेको रोमन लिटरेचर, ग्रेको रोमन आर्किटेक्चर एंड दोज थिंग्स बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं मान के चलना है कि इट्स ओनली अबाउट रिवाइवल। It also led to new ideas, it also led to growth of individualism, it also led to growth of scientific inquiry, which furthered inventions, development of science, exploration of new area, which finally led to colonization. It also brought new ideas into art, जहाँ की आप पर्सपेक्टिव इन द पेंटिंग्स आप देखते हैं, स्कल्पचर में रियलिस्टिक स्कल्पचर बनाना देखते हैं, एनाटॉमिकली करेक्ट स्कल्पचर बनाना देखते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और रेनेसां पीरियड का जो सबसे फाइन वर्क है वो आपको उनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलता है, स्कल्पचर में देखने को मिलता है और आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। हालांकि साइंस वगैरह में भी डेवलपमेंट हुए बट वो सेकेंडरी हैं, क्योंकि इनलाइटनमेंट पीरियड में इसके अपोजिट आपको मेन ऑफ द डेवलपमेंट्स जो है वो साइंस में देखने को मिलेगा, फिलॉसफी में देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल बिलीफ, पॉलिटिकल थ्योरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है, और एथिक्स में देखने को मिलेगा, और आर्ट उसमें माइनर पार्ट रहेगा। बट यहाँ पर आर्ट मेजर पार्ट है और बाकी सारी चीज़ माइनर पार्ट है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स रटने पड़ेंगे, थोड़े बहुत आर्टिस्ट, स्कल्पचरिस्ट, उनके नाम याद कर लीजिएगा ताकि आप आंसर को जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक क्रिटिकल लुक 1 मिनट का देखते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या ये सही में रेनेसां है, क्या ये सही में एक ब्रेक है मेडिवल पीरियड से, क्या कितना ब्रेक है। तो ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द 1500s में अगर आप देखिएगा तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यूरोप जो है वो क्या है, आपका रूरल है और अर्बन नहीं है। और जो ये एक रेनेसां का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो अर्बन सेंटर्स पे पड़ा है, वो रूरल सेंटर पे पड़ा नहीं है। नियरली 75% एरिया जो था रूरल था और वो इट वाज वेरी लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेसां एरिया। दूसरा क्या है कि एफ्लुएंट लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, गरीब लोगों पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस पीरियड का। तीसरा हम देखते हैं कि रिलीजन का रोल बहुत कम नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारी उस वक्त की बढ़िया पेंटिंग्स जो है रिलीजियस पेंटिंग्स हैं। कहीं ना कहीं रिलीजन कंटिन्यूड टू प्ले प्रोमिनेंट रोल इन रेनेसां पीरियड। इसके अलावे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अचानक से रेनेसां पीरियड में हो गई, कई सारी मेडिवल पीरियड से बोरोड आइडियोलॉजी हैं, ठीक है, कई सारी आइडियोलॉजी मेडिवल पीरियड से बोरोड हैं। एट द सेम टाइम कई सारी आइडियोलॉजी जो हैं ईस्ट से बोरोड हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जब हम रेनेसां के अंदर उसको पैक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन हमारा मेडिवल पीरियड का है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हमारा जो ईस्टर्न वर्ल्ड का है वो कहीं ना कहीं ये छोटा कर देता है, उस कंट्रीब्यूशन को मिनिमाइज कर देता है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म हैं। तो इसके साथ ये रेनेसां खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग रिफॉर्मेशन देखेंगे जो कि रेनेसां का ही पार्ट है।